Hello students, in this video we are going to do a poem, A Thunderstorm. It is chapter number 15 of your English course book. The poem A Thunderstorm is written by Emily Dickinson. Emily Dickinson is an American poet and this poem is of 5 stanzas of 4 lines each. That means it is of 5 quatrains. Quatrains means 4 lines. ठीक है, quatrains means 4 lines. It's a set of 4 lines. This poem is unevenly rhymed. This poem is not evenly rhymed. That means we cannot draw out any particular rhyming scheme in this poem. इस poem में हम लोग कोई particular rhyming scheme draw out नहीं कर सकते या फिर नहीं निकाल सकते इस poem में. और एमिली डिकिंसन की ज़्यादातर पोएम में हम राइमिंग स्कीम्स नहीं निकाल सकते बिकॉज एमिली डिकिंसन बहुत ही फ्री वर्ड्स में लिखती हैं. वो ज़्यादा राइमिंग स्कीम्स का राइमिंग का इस्तेमाल नहीं करती हैं पोएम के अंदर. ठीक है, बट फिर भी अगर इस पोएम को राइमिंग देखना ही है तो दैट राइमिंग इज ABCB. दैट मीन्स लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 4 इज राइमिंग. ठीक है, एंड दैट टू इन नॉट इन ऑल स्टैंजास. इट इज फॉर ओनली 1 to 4. That means last stanza is not rhyming in this pattern. It is not even rhyming. ठीक है. The poem A Thunderstorm shows us the destructive side of the nature. जो Thunderstorm जो poem है ये हमें nature के destructive side को दिखाता है. ठीक है. Nature destroys itself. Nature खुद को destroy करता है. ठीक है. दिस पोएम मेटाफोरिकली टीचेस अस. ये जो पोएम हमें सिखाता क्या है, क्यों हम ये पोएम पढ़ें, वाई वी मस्ट लर्न दिस पोएम. बिकॉज दिस पोएम मेटाफोरिकली टीचेस अस टू बी रेडी फॉर द इम्पेंडिंग प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ एंड फेस दैम विद करेज. तो ये पोएम जो है मेटाफोरिकली या सिम्बॉलिकली हमें बताने की कोशिश करता है कि लाइफ में जो आने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ में, उसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए. हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ हमें करेज के साथ उसे फेस करना चाहिए जब भी वो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है. एट द एंड दिस पोएम लीव्स अस टू थिंक ऑफ द रियल प्रॉब्लम्स दैट कंपेल्स नेचर टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ. और साथ ही साथ ये पोएम लास्ट में, इस पोएम का जो एंड का जो 2 लाइन्स हैं, उसमें हमें पता चलता है कि ये पोएम साथ ही साथ हमें ये भी पूछती है, एक क्वेश्चन पूछती है हमसे कि क्या जो रियल प्रॉब्लम है जिस वजह से नेचर खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा है वो सिर्फ नेचर है या उसमें हमारा भी कोई पार्टिसिपेशन है एज अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, तो बेसिकली ये पोएम हमें 2 चीज़ के बारे में बताता है कि दैट वी शुड बी रेडी फॉर द इम्पेंडिंग प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ एंड वी शुड फेस दैम विद करेज. एंड सेकेंड, द रियल प्रॉब्लम बिहाइंड दीज ऑल डिस्ट्रक्शंस ओनली नेचर और there are some any participation of we human beings. So we will see in the poem. This poem is not that long, so we'll go straight to the poem and then we'll see what it is. Okay, so Thunderstorm. Thunderstorm is a poem written by Emily Dickinson. So we should go directly to the lines of the poem. The wind began to rock the grass with threatening tunes and low. He flung a menace at the earth, a menace at the sky. In the first stanza, first thing that we have to see here is menace. What is the meaning of menace? Menace means threatening or danger. ठीक है, threaten जैसे हम किसी को धमकी देते हैं, like that. ठीक है, तो here menace means danger or it can be threat. ठीक है, you can say threat. It is थ्रेट. ओके, मतलब धमकी. ये धमकी दे कौन रहा है? थंडरस्टॉर्म हमें धमकी दे रहा है. किसको? हमें, हम ह्यूमन बीइंग्स को. द विंड बिगन टू रॉक द ग्रास. द विंड जो है, जो हवा चलती है, वो इतनी तेज चलती है. जब कभी तूफान आएगा तो आपको पता है कि हवा कितनी तेज चलती है. सो विंड बिगन टू रॉक द ग्रास. तो विंड जो है वो अब ग्रासेस को, जो ज़मीन पे ग्रासेस लगी हुई हैं, उनको उखाड़ कर फेंकने वाला है. इतनी तेज हवा चल रही है. एंड दिस ऑल्सो थ्रेटनिंग अस इन अ ट्यून और इन अ वेरी लो वॉइस, वेरी लो टोन. ठीक है, बहुत ही बिना किसी वॉइस के, बिना किसी वर्ड्स के वो हमें थ्रेटन कर रहा है. ठीक है, देयर इज अ ट्यून इन दैट, और उस ट्यून के थ्रू वो हमें थ्रेटन कर रहा है. And it is threatening the earth and it is threatening at the sky.
ठीक है, ये हमें क्या कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ओवरऑल पोएम में ही थंडरस्टॉर्म इज पर्सोनिफाइड हियर, पर्सोनिफाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो थंडरस्टॉर्म पूरे पोएम में पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है। सो पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड in this poem. Second, one more poetic device that we can see here is menace or menace. That means menace is used 2 times here just to give emphasize और emphasize करने के लिए, emphatic tone डालने के लिए इस poem में poet ने menace को 2 बार use किया है. That means it is one more poetic device that is known as repetition. Okay. So, or threatening tune here alliteration is used. T alliteration, ठीक है। alliteration is a poetic device ठीक है, poetic device. So यहां पे alliteration यूज हुआ है, personification is used and repetition is used. repetition menace 2 बार यूज हुआ है, इसलिए रिपीट हो रहा है। In the first stanza it is said that wind इतनी तेज है कि जो ग्रास है वो उखड़कर चला जाएगा, and through this somewhere nature is trying to threaten us, threaten the earth and threaten the sky. In the second stanza, the leaves unhooked themselves from the trees and started all aboard. The dust did scoops itself like hands and throw away the roads. So ये जो थ्रेटनिंग का जो पूरा सीन है, एक्चुअली देखा जाए तो एमिली डिकिंसन यहाँ पे एक सीन क्रिएट कर रही हैं अपने पोएम के थ्रू, जहाँ पे एक एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ थंडरस्टॉर्म चल रहा हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चल रही है और वो भी बिल्कुल एक्सट्रीम, ठीक है, जो आप सबसे ज़्यादा इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। दैट इज द सिचुएशन हियर दैट एमिली डिकिंसन इज ट्राइंग टू इवॉल्व थ्रू दिस पोएम और वांट टू कीप इन फ्रंट ऑफ अस थ्रू दिस पोएम. And she wants to say what? How nature can also be destructive. ठीक है. So the leaves जो हैं पेड़ के वो भी अब टूट कर उससे अलग हो रहे हैं. They are getting unhooked. ठीक है. जो leaves हैं पेड़ के वो टूट रहे हैं और वो नीचे गिर रहे हैं. They are started all aboard. जो अब वो पेड़ से गिर रहे हैं, टूट कर नीचे गिर रहे हैं. Started aboard means किसी चीज़ पे जब आप होते हो that means you are boarded, और जब आप उससे उतर जाते हो that means you are aboard. तो वो जो है वो टूट कर नीचे गिर रही हैं, हवा में उड़ रही हैं. डस्ट जो है वो भी हर तरफ हवा में डस्ट है. देयर इज ऑलवेज एवरीवेयर डस्ट, हर जगह डस्ट है. देयर इज नो प्लेस देयर वेयर यू कैन नॉट सी एनी डस्ट. इवन द रोड्स आर लाइक दे आर गोइंग टू थ्रो द रोड्स अवे, दे आर गोइंग टू ब्रेक द रोड्स एंड दे आर गोइंग टू थ्रो द रोड्स अवे. ठीक है, जो रोड्स हैं उनको भी वो तोड़ देगी, ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है. दैट इज ये थंडरस्टॉर्म है, ये इतनी ज़्यादा तेज है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये जो रोड्स हैं इसको भी वो तोड़ देगी. देन इन द नेक्स्ट स्टैंजा, द वैगन क्वेकेंड ऑन द स्ट्रीट्स, द थंडर हरिड स्लो, द लाइटनिंग सोड अ येलो बीक एंड देन अ लिविड क्लॉ. वैगन मीन्स गाड़ियां, व्हीकल्स, व्हीकल्स को यहां पे वैगन बोला जा रहा है. सो द वैगन क्विकेंड मतलब जो वैगन है जो रोड पे वो जल्दी कर रही हैं, भाग रही हैं, तेजी से चल रही हैं. वाई? बिकॉज आंधी तूफान आ रहा है तो ऑब्वियसली सब चाहेंगे कि अपने अपने घर पहुंच जाएं, सेफ रहें अपने घर में. तो सभी बहुत ही तेजी से गाड़ी चला रहे हैं. जो व्हीकल्स हैं वो बहुत तेजी से चल रही हैं. दे आर क्विकेंड ऑन द स्ट्रीट्स. बट थंडर हरिड स्लो, थंडर ने उनको क्या कर दिया है, धीरे कर दिया है. जब हवा तेज चलती है तो गाड़ी की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है. ठीक है, बिकॉज हवा के जो फोर्स होता है उसके अगेंस्ट आप ठीक से चल नहीं पाते हो. तो हवा इतना तेज है कि गाड़ी को भी वो स्लो कर दे रहा है. द लाइटनिंग सोड अ येलो बीक, जो हवा, जो आसमान में लाइटनिंग हो रही है, जो बिजली चमक रही है, वो येलो कलर की है. एंड इट इज लाइक अ बीक. बीक मीन्स चोंच, जो होता है पंख, आप चीजें जानते हो, बर्ड्स के चोंच होते हैं. तो यहाँ पे एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है इसको. यहाँ पे एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, मेटाफर. ठीक है, मेटाफर का बेसिकली मतलब होता है कंपैरिजन. ठीक है, दो चीजों के बीच में कंपेयर किया जाता है उनकी क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए. ठीक है, जैसे कि बीक की जो क्वालिटी है वो क्या है, नोकीला होना. ठीक है,
और बिल्कुल जैसे किसी चीज़ को आप उससे काट सकते हो, तो ठीक उसी तरीके से जो बिजली है वो बीक की तरह नुकीली है, वो किसी चीज़ को भी काट सकती है, किसी चीज़ को भी वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे बीक को थंडर, जो लाइटनिंग है, जो बिजली कड़कती है, उसको बीक से कंपेयर किया जा रहा है, लाइटनिंग को बीक से कंपेयर किया जा रहा है। सो यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है इस पोयम में। ठीक है, तो lightning showed a yellow beak and then a livid claw. Again here metaphor is used. claw भी यहाँ पे lightning को ही बोला जा रहा है। ठीक है, livid का मतलब है ब्लू कलर। ठीक है, इट्स अ डार्क ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर। ठीक है, इसका मतलब है डार्क ब्लू। तो livid claw, claw मीन्स क्या होता है? पंजा। ठीक है, तो ये जो बिजली है, लाइटनिंग है, ये उसकी जो वो ऐसा लग रहा है कि वो अपना पंजा जो है वो हम पर मार रहा है। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ देख सकते हैं, हम ऐसा फील करते हैं कि जो लाइटनिंग है वो अपना येलो बीक दिखा रहा है हमें, और साथ ही साथ हमें अपने क्लॉज भी दिखा रहा है। ठीक है, आप एक ईगल को इमेजिन करो, लाइक ईगल आपके पीछे अगर पड़ा हुआ है तो उसके बीक्स हैं, उसके क्लॉज हैं। ठीक है, जब वो किसी चीज़ को प्रे करता है ईगल, ठीक है, तो वो कैसे करता है? वो उसके अपने बीक से मारता है, अपने क्लॉज से उसको पकड़ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीक और क्लॉ को आप ईगल से कंपेयर कर सकते हो, ईगल। ठीक है, और इस ईगल से ही लाइटनिंग को कंपेयर किया गया है यहां पे, लाइटनिंग। ठीक है, तो इसलिए यहां पे इसको बोल रहा हूं मैं, दैट इज इट इज मेटाफर, यहां मेटाफर की तरह इसको यहां पे यूज किया गया है। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टैंजा, द बर्ड्स पुट अप द बार्स टू नेस्ट्स, द कैटल फ्लेड टू बार्न्स, देयर कम वन ड्रॉप ऑफ जायंट रेन एंड देन एज इफ द हैंड्स। In this poem, in this stanza, it is said that birds, जो birds हैं वो डर कर अपने nests को में चली गई हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, कैटल्स जो हैं वो बार्न्स में चले गए हैं जहां उनको रखा जाता है, उनका जो शेड होता है उसमें रखा जाता है कैटल्स को, लाइक पालतू जानवर जितने भी हैं। ठीक है, गाय मतलब काउस और गोट्स, ये सारे ये सब कैटल्स हो गए। तो इनको भी वो अपने बार में जा चुके हैं अपने आप को सेव करने के लिए। और जो सबसे पहला ड्रॉप पड़ता है बारिश का वो बहुत ही मोटा होता है, मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं, जाइंट रेन इसलिए कहा गया है यहाँ पे। एंड देन एज इफ द हैंड्स, यू हैव टू अटैच दीज टू लाइन्स, दिस लास्ट लाइन विद दिस लाइन। ठीक है, देन ओनली यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दिस। सो एंड देन एज इफ द हैंड्स दैट हेल्ड द डैम्स हैड पार्टेड होल्ड। यहाँ पे डैम्स का मतलब है क्लाउड। ठीक है, क्लाउड, क्लाउड होल्ड्स द वाटर, जो बादल होती है वो पानी को अपने अंदर समा कर रखती है, जस्ट लाइक द डैम्स। डैम्स भी अपने अंदर पानी को दबा कर रखते हैं, पानी को बंद करके रखते हैं ताकि पानी जो है वो आगे की तरफ ना जाए। ठीक उसी तरह से क्लाउड्स जो होते हैं वहां पे डैम्स की तरह कंपेयर किया गया है। अगेन यू कैन सी हियर मेटाफर इज यूज्ड, मेटाफर अगेन यहाँ पे यूज किया गया है बिकॉज यहाँ पे क्लाउड्स को डैम्स बोला गया है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इन दोनों की क्वालिटीज को कंपेयर किया गया है, इन दोनों की क्वालिटी सेम है, पानी को अपने अंदर समाकर रखना। ठीक है, तो अब होता क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस थंडरस्टॉर्म जो क्लाउड्स हैं वो टूट चुके हैं, दे हैव पार्टेड होल्ड। ठीक है, अपना होल्ड जो है वो छोड़ चुके हैं, अपनी जो ताकत थी, जो अपनी पकड़ थी जो पानी के ऊपर, उसको अब छोड़ चुके हैं, दे हैव पार्टेड। द वॉटर रेक्ड द स्काई, और जो पानी है वो अब आकाश को तोड़ चुका है, आकाश को फाड़ चुका है। ठीक है, तो ऐसा नहीं लगता कभी कभी जब बहुत तेज बारिश होती है तो हम बोलते हैं जैसे कि आकाश फाड़ के पानी बह रहा है, मतलब बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आसमान फट गया है। ठीक है, तो आसमान असल में फटता नहीं है, दिस इज ऑल्सो क्या बोलते हैं, पोएटिक और रेटोरिक फॉर्म ऑफ सेइंग इट। ठीक है, लेट वाटर रेक्ड द स्काई, वाटर ने स्काई को फाड़ दिया है ऐसा लग रहा है। बट ओवरलुक्ड My father's house, just quartering a tree. And then, जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट टू लाइंस जो हैं वो पूरे पोएम को अलग कर देता है। ठीक है, यहाँ तक जो है वो पूरा थंडरस्टॉर्म के बारे में ही पोएट बात कर रही हैं, लेकिन लास्ट टू लाइन जैसे कि मैंने बोला था कि ये एक क्वेश्चन पूछता है हमसे कि क्या एक्चुअल रीजन नेचर ही है या देयर इज सम अदर रीजन बिहाइंड इट, व्हाई नेचर इज बिहेविंग इन दैट वे। ठीक है, यहाँ पे पोएट लास्ट में बोलती हैं कि बट ओवरलुक्ड माई, यहाँ पे पोएट ने यूज भी किया है बट। ठीक है, सब कुछ को अब अलग करो, पीछे छोड़ो, जो भी तक मैंने बोला वो सब ठीक है, बट नाउ
बट ओवरलुक्ड माई फादर्स हाउस, मैंने अपने फादर के घर को देखा, जस्ट क्वार्टरिंग अ ट्री, ठीक है, उन्होंने अपने लॉन में, अपने गार्डन में एक ट्री लगाया हुआ है, ठीक है, अपने गार्डन में एक ट्री लगाया हुआ है, एंड शी इज सेइंग दैट ये जो थंडर स्टॉर्म है और ये जो बारिश है ये मेरे फादर के घर को डिस्ट्रॉय नहीं करती, ठीक है, इट स्पेयर्स माई फादर्स हाउस, ठीक है, इट स्पेयर्स माई फादर्स हाउस। वाई? इट इज बिकॉज ही हैज प्लांटेड अ ट्री इन हिज लॉन, ठीक है, और यही कारण है कि शायद उसको क्या कर दिया है, जो थंडर है या फिर जो बारिश है वो उनके फादर के घर को डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पोएट डायरेक्टली तो नहीं बोल रही हैं कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, बट एक्चुअली समवेयर शी वांट्स टू से दैट वी ह्यूमंस हैव एक्चुअली डिस्ट्रॉयड नेचर, और वी ह्यूमंस हैव एक्चुअली कंपेल्ड नेचर टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, ठीक है, हमने ही नेचर को कंपेल किया है या मजबूर किया है कि वो खुद को डिस्ट्रॉय करे, ठीक है, बिकॉज अगर हम ट्रीज को काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन को भी हाईलाइट किया गया है इस पोएम में। अगर हम थोड़ा सा और डीपली सोचें तो अगर हम ट्रीज को काटेंगे तो ऑब्वियसली समवेयर वी आर व्हाट वी आर डूइंग हार्म टू द नेचर। तो इसलिए पोएट यहाँ पे लास्ट में ये जो ट्री का यूज किया है उन्होंने, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक सिंबॉलिक फॉर्म है, एंड इस ट्री के थ्रू पोएट यहाँ बहुत कुछ बोलना चाहती हैं, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द पोएम। अगर हम लोग फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइसेस की बात करें, एमिली डिकिंसन हैज यूज्ड मेनली मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन इन दिस पोएम। समवेयर इट इज यूज्ड alliteration and somewhere it is repetition that is used in this poem. So in this way we'll be signing off. Goodbye.